नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं वायरल सच। आज हमारे इस खास कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जो कि समाज सेवी है। उनका नाम है प्रियव्रत भरद्वाज जी। आज हम उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से वो समाज सेवा के इस पुण्य कार्य में जुड़े, कैसे कैसे वो लोगों की सहायता करते हैं, या क्या नई सोच है उनकी कि किस तरीके से समाज में सुधार करा जा सकता है। जो आज की डेट में हम देखते हैं कि परिवार टूट जाते हैं, आपस में कोई बातचीत नहीं होती, तो इनके ऊपर ये बहुत ही अच्छे से कार्य कर रहे हैं। तो आइए बात करते हैं और इन्हीं से जानते हैं कि किस तरीके से ये कार्य कर रहे हैं और कितना ज्यादा इनको इसमें आगे ये दिख रहा है कि हाँ, लोग इनकी बातों से सहमत हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रियव्रत जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्यों आपने सोचा कि मुझे समाज सेवा करनी चाहिए, या क्यों आपके दिमाग में आया कि इसी के ऊपर मुझे, क्योंकि आप एक एमएनसी में भी काम करते हैं, तो कैसे आपके दिमाग में आया या किस तरीके से आपको मोटिवेशन मिली? कोई परिवार के ऐसे लोग थे आपके साथ या आपके बड़े बुजुर्ग थे कि जो समाज सेवा में थे, या किसी को देख के आपको मोटिवेशन मिला हो? किस प्रकार से आपका समाज सेवा में आना हुआ? इसमें मैं यही कहूँगा कि मेरा एक जीवन का उद्देश्य ही है ये। वैसे तो लोग क्या करते हैं, अपने एंजॉयमेंट के लिए कभी कोई फिल्म देखने जाता है खाली टाइम में, कोई कुछ और करता है। तो मैं अपना ज़्यादा समय इसी चीज़ में देता हूँ, किसी का भला हो जाए हमारे हाथ से, तो भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। मैं और को भी प्रेरित करता हूँ। तो आपको किसी से मोटिवेशन मिला, किसी से आपको प्रेरणा मिली हो, या किसी को देख के आपको लगा हो? हाँ, कुछ दिन पहले की बात है। एक स्वामी जी हैं, सूर्यम स्वामी जी, आजकल तो वो उत्तराखंड में हैं। उनके साथ मिलके हमने एक स्कूल चलाया था धर्म कॉलोनी में। वो स्कूल का डिफरेंट एकदम वो था कि गरीब बच्चे जो भीख मांगते हैं ना, उनको हम शिक्षा देने का काम करते थे। और उनको जो घुमंतरू जाति के बच्चे होते हैं, उनको पकड़कर शिक्षा देना बहुत मुश्किल कार्य था। फिर भी वहाँ अध्यात्म के साथ साथ उन्होंने उनको उस रूप में डाला। तो एक बार गुड़गांव में ही मौजूद थे एसीपी पुलिस क्राइम के, तो हमने उनको भी इनवाइट किया था अपने एक छोटे कार्यक्रम में उस स्कूल में। तो उन्होंने वहाँ पे कुछ डोनेशन भी किया, साथ में ये कहा कि आप लोग हमारा कार्य कर रहे हैं, जो काम पुलिस को करना चाहिए वो कार्य आप करें, यानी कि हमारे समाज से क्राइम कम हो जाएगा। इन बच्चों को अगर जो आप मुख्य धारा में लेके आएंगे तो इससे क्राइम कम होगा हमारे देश का। तो उससे और भी ज्यादा मोटिवेशन मिला, हमारे को एप्रिसिएशन मिला इस बात का जी। तो इसके अलावा जैसे आपने उस टाइम पे स्कूल की बात करी है, इसके अलावा और भी किसी आप संस्था के साथ जुड़े हैं या आपका खुद का एनजीओ? क्योंकि मोस्टली जो समाज सेवा करते हैं या तो वो खुद का एनजीओ उन्होंने बनाया होता है, तो आपका भी कुछ ऐसे है कि आपका खुद का एनजीओ है? हाँ, मेरा एक एनजीओ है छोटा सा, जीवन सुरभि ट्रस्ट के नाम से है। हालांकि हम उसको कोई बहुत ज्यादा प्रचलित उसका वो नहीं करते हैं। उसके माध्यम से हम तकरीबन क्या करते हैं, दिवाली से कुछ दिन पहले हम घर में जो गरीब औरतें हैं उनको कुछ सामान दे देते हैं बनाने के लिए। जैसे कोई पैकिंग का सामान है या कुछ इस टाइप का है, कोई साज सजावट का सामान, उनको ट्रेनिंग भी देते हैं साथ में। वो सामान हम लेके दिवाली के ऊपर जो मुख्य मुख्य जगह है उनके ऊपर स्टॉल लगा देते हैं। तो उससे जो इनकम आ जाती है वो फिर वापस उनमें दिवाली दोबारा हम बांट देते हैं। ये कुछ कार्य किया था हमने, 10 साल से हम ये कर रहे हैं इस कार्य को भी। और इससे हमारा ये है कि हमसे कुछ भी हमारा कंट्रीब्यूशन है थोड़ा बहुत, कि भी महिलाओं को जो घर पे बैठी हैं महिलाएं, जिसको बाहर नौकरी करने जाने में कोई दिक्कत है, यानी कि उसकी घर में कोई सास है, बूढ़ी सास है, ससुर है, उसकी सेवा भी कर ले, साथ में वो कुछ एक्स्ट्रा मनी भी जनरेट कर ले, ये कार्य था। इसके अलावा कुछ और काम? क्योंकि जैसे हमें पता है कि आपको एक अलग दिशा में जाने की थोड़ी सी आदत है, कि जैसे समाज में लोग आजकल बिखरे हुए हैं, किसी में झगड़ा हो जाता है तो आप उनकी काउंसलिंग भी करवाते हैं। जी जी। तो आप उसके बारे में हमारे से कुछ शेयर करना चाहेंगे? हाँ, वो थोड़ा सा ये था, जैसे मान लो वैसे बहुत ज्यादा बड़ी नौकरी तो नहीं, छोटी मोटी किसी को नौकरी की जरूरत है, तो मेरे जैसे संपर्क हैं 1000 के आसपास लोगों से भी जान पहचान है, तो कहीं न कहीं छोटी मोटी कोई नौकरी किसी कंपनी में लगवा देते हैं। साथ में उसके अलावा मान लो किसी को कोई छोटे मोटी फाइनेंस की जरूरत है, तो कई बार तो मैं अपनी जेब से भी कर देता हूँ, कई बार जो मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं वो कर देते हैं जी। तो उसको एक्चुअल में जो नीड है उसकी वो पूरी करके कोई काम धंधा उसका शुरू करवा दिया। जैसे लॉकडाउन के बाद मेरे पास कुछ दालें बच गई थी,
तो मैंने क्या किया, मेरे पास एक सज्जन आए थे, उनको काम धंधे की जरूरत थी, तो उनको ये था कि वो अपना कोई स्टोर वगैरह कुछ खोल लें। तो मैंने कुछ उनको जो है ना दाढ़ें दे दी। वो तो दाढ़ें उन्होंने अपने स्टोर में जाते ही रख ली, साथ में कुछ आर्थिक सहायता भी कर दी। अब उनका स्टोर ठीक ठाक चल रहा है, गुड़गांव में ही है। जी, तो आप परिवार की कोई ऐसी घटना आपके सामने आई हो कि परिवार टूटने की कगार पे हो? क्योंकि आजकल की डेट में हम देखते हैं कि पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता। हाँ जी, हाँ जी। तो ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। पहले तो ये होता था कि पूरा गांव जानता था या पूरा शहर एक दूसरे को जानता था, एक ही गली में बैठ के सारे अपने दुख सुख साझे करते थे। बट आज ऐसा माहौल है सेक्टर्स में कि एक घर में कौन रहता है किसी दूसरे को पता ही नहीं होता। बट आपसी रंजिशों के कारण वो कोर्ट में जाते हैं, केस करते हैं और फिर नौबत ये आती है कि परिवार टूट जाता है। हाँ। तो ऐसे मामलों के ऊपर आप कुछ काम कर रहे हैं अभी? हाँ, हम इस पे भी कुछ कार्य कर रहे हैं। और जैसे हम बहुत दिन से कार्य कर रहे हैं, तो मेरे साथ कम से कम भी 100 के आसपास प्रोफेशनल्स जुड़ गए हैं। उनमें 5-7 वकील भी हैं। तो किसी को कानूनी सहायता चाहिए तो हम उससे दिलवाते हैं, लेकिन कानूनी सहायता से पहले हम उसकी खुद काउंसलिंग कर लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मेरे संज्ञान में एक केस आया था, जानकार थे वो, तो उसमें हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो गई, पुलिस में चले गए। तो मैंने वहां जाके पुलिस का उनका जो राजीनामा था वो लिखवा के मैं घर ले आया। लड़का अपने घर चला गया, लड़की अपने घर चली गई। तो कुछ दिन के बाद वो लड़के को साथ में लेके मैं उस लड़की को खुद लेने गया और उसके घर लाके छोड़ दिया। उससे क्या हुआ, दोनों की ईगो बची रही। यानी कि लड़की ये नहीं थी कि वो खुद आई और लड़का ये था कि वो लेने नहीं गया। तो उन दोनों में ईगो के चलते वो एक दूसरे को लेने, तो मैं बोला मां चलो मैं चलता हूँ, अपनी गाड़ी लेके मैं गया और उनको वापस लाके छोड़ दिया। तो कोशिश करते हैं कि भी किसी का घर बसा बसाया रहे। दूसरा ये था कि भी आजकल परिवार भी इस टाइप के एकल परिवार हैं कि बच्चा है या कोई नौजवान है, किससे सलाह लेगा? घर में उसके दिमाग में कोई चिंता है, कोई फाइनेंशियली चिंता है, किसी को बैंक वाले परेशान कर रहे हैं ईएमआई के लिए, कुछ भी है। तो ऐसे में क्या होता है, जब उसको कोई सहायता नहीं मिलती, वो 2 ही कदम उठाता है, या तो आत्महत्या करेगा या फिर वो वकील के पास जाएगा। तो हम कोशिश करते हैं कि वो हमारे पास आ जाए तो हम उसको अच्छी सलाह देके और उससे उसका जो वो मामला है उसको भी निपटाने की कोशिश करेंगे। ये किया हमने कुछ लोगों का। जी, आपने आत्महत्या की बात करी तो कोरोना काल में हर दिन हमने सुना है कि किसी ना किसी व्यक्ति ने या महिला ने आत्महत्या की है कि वो अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहा या फिर उसकी कहीं जॉब नहीं है। मतलब पूरा परिवार का जो एक मीन्स होता है कि उनका एक जो पूरा क्राइटेरिया है वो सब कुछ हिल चुका है। खाने की दिक्कत है, कपड़ों की दिक्कत है, उनके रहने की दिक्कत हो गई है। तो ऐसे कितने मामले आपके सामने आए हैं और कितने मामलों पे आपने संज्ञान लिया है, और जो ऐसे करते हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये घटनाएं वैसे बहुत तेजी से बढ़ी हैं और आगे बढ़ेगी भी। और सरकार अपना कार्य कर रही है, सरकार करती है पूरे समाज के लिए। कोई भी स्कीम लेके आती है पूरे समाज के लिए, पूरे उसके लिए होता है, पॉपुलेशन के लिए होता है। लेकिन कई बार उसमें से भी कुछ लोग बेचारे ऐसे रह जाते हैं, किसी न किसी कारण से उसको लोन नहीं मिला या उसको काम धंधा चलाने के लिए कुछ पैसा नहीं मिला या उसकी नौकरी चली गई, आगे वो क्या करे? उसका जो एम्प्लॉयर है उसको उसके बच्चे में पैसे नहीं दे रहा है। इस टाइप की समस्याएं आ रही हैं और कोरोना के बाद तो और ज्यादा इनकी स्पीड बढ़ी है। मेरे पास कम से कम भी 20-25 के आसपास इस टाइप के संज्ञान में केसेस आए। मैंने सारे तकरीबन निपटवाए अपने साथ, अपनी टीम के साथ मिलकर। जहां उसको जरूरत होती है, ऊपर किसी को प्रशासन में बुलवाने की जरूरत होती है, वो भी हम करते हैं, वो सारा भी हम देखते हैं इस चीज को। अगर कोई व्यक्ति आपसे जुड़ना चाहता है, क्योंकि आप बहुत ही अच्छा समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं, तो अगर कोई आपसे जुड़ना चाहता है या आपके संपर्क में आने चाहते हैं या किसी को किसी मदद की जरूरत है, तो आपसे कैसे वो संपर्क कर सकते हैं? देखिए, वैसे तो क्या था, मैं अपने काम का ज्यादा पब्लिसाइज नहीं करता हूँ, लेकिन वायरल सच की टीम ने मुझे यहाँ बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो मैं कार्य कर रहा हूँ, अगर जो वो और 10 लोगों को फालतू पता लगे, 100 लोगों को फालतू पता लगेगा, वो लोग भी कुछ ना कुछ हो सकता है एक बार वो ट्राई करने जरूर आए, हेल्प लेने जरूर आए। मैं नहीं कर पाऊंगा तो किसी से दिलवाऊंगा उसको हेल्प। ठीक है, ये एक प्लेटफॉर्म टाइप में ही मैं समझ सकता हूँ। एक प्लेटफॉर्म बनाया हमने इसको, और इसके माध्यम से हम जितना कोशिश हो सके एक इंडिविजुअल आदमी की हम मदद करेंगे। समाज की तो सरकार कर रही है, हम अपने तरीके से एक आदमी जो छूट जाते हैं, जो बेचारे रह जाते हैं किसी कारण से, तो हम उनको बचाने की कोशिश करते हैं। तो
आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी हमें लिख सकते हैं कि अगर किसी को भी सहायता की जरूरत है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, ताकि आप सर से डायरेक्टली कांटेक्ट में आ सके। और इसके अलावा सर क्या ऐसी सोच है जो आपको लगता है कि हमारे समाज को पीछे खींच रही है? हाँ, तो ये आज की डेट में क्या है कि जो परिवार, एकल परिवार रह रहे हैं कहीं पे, तो सलाह एक बहुत बड़ी चीज होती है। पहले क्या था, हमने देखा अपने बचपन में परिवार में दादा भी, बुआ भी और बहनें भी, भाई भी, तो शाम को सारे इकट्ठे बैठते थे। तो आज तो ये मोबाइल ही सबका साधन है, कोई भी चीज देखें हम गूगल पे जाके देखें, यूट्यूब पे जाके देख लेंगे अपनी समस्या का समाधान। पहले वो पूरे प्लेटफॉर्म पे बात चलती थी, वो बिना पैसे की हमारी एक सलाह मिलती थी हमारे को, और इतनी अच्छा सलाह मिलती थी कि वो हमारे को अपना ही जान के। तो इस टाइप की जो चीजें टूट रही है ना जो समाज में, वो समाज को बहुत पीछे लेके जा रही है। ठीक है, तो आज के युग में, आज के टाइम पे उसकी बहुत जरूरत है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी एक बार ये संदेश दिया था लॉकडाउन के टाइम पे कि जो बुजुर्गों की जो वो है विरासत है उसको बचा के रखो। सेल्फी विद, उन्होंने कहा था सेल्फ, अपने दादा का या दादी का इंटरव्यू लो घर में जो बचे हुए हैं। तो एक विरासत है हमारे साथ, लेकिन अब आगे आने वाले समय में वो कम भी होती जा रही है। साथ में हम भी अपने कामों के चलते उनका ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, तो समाज तो पीछे जा ही रहा है इस चीज में। तो कोविड में हम जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से आपके द्वारा लोगों की सहायता की, या उस टाइम पे आपने क्या कदम उठाए कि लोग जो भूखे हैं या फिर जिनको जरूरत है, जिनको मदद की गुहार लगा रहे हैं, उन तक आप कैसे पहुंचे और कैसे उनको मदद की? देखिए, वैसे तो पूरे शहर में क्या पूरे देश में ही समाज सेवी संस्थाओं ने काम किया है, और उनमें जितनी भी समाज सेवी संस्थाएं थी उनमें ग्रुप थे, 100-200 आदमी के, 4-5 आदमी के, जो समाज सेवी लोग इकट्ठे होकर चल रहे थे। मैं थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से चला था उसमें। मैं दूसरों के जो लगाए हुए जो ये थे अपने शिविर थे, मैं उनमें भी जाता था। साथ में थोड़ा बहुत जो मेरे पास समय बचता था उसमें मेरे घर में काम करने वाले, जो मेरे से जो जुड़े हुए, डायरेक्ट जुड़े हुए जो कर्मचारी या वो हैं, तो उनके घर में क्या जरूरत है मैं वो देख के फिर उनसे जुड़े हुए आगे। तो इस टाइप से करते करते मेरे पास भी अपने जो देख रेख के कोई 20-30 परिवार हो गए थे, तो जिनको मैंने कोई कमी अपनी तरफ से महसूस नहीं होने दी। बाकी फिर सरकार भी देख रही थी, ऐसी बात नहीं। तो आपके पास कोई डोनेशन का साधन था या आप खुद से कर रहे थे? नहीं, डोनेशन का कोई साधन नहीं था, और ना ही हम डोनेशन मांगते। आज तक भी हमने किसी से डोनेशन नहीं मांगा किसी भी कार्य के लिए। हम अपने तरफ से ही जो मदद हो सकती है, मैं हूँ, मेरे साथ जो कोर टीम है ना, वो 4-5 और प्रोफेशनल्स हैं, बड़े हाई सैलरी पेड लोग हैं सारे के सारे, तो हम आपस में ही कर लेते हैं। तो अगर जो कोई इस टाइप का कोई बड़ा कोई ऐसा दिमाग में कोई प्लेटफॉर्म आता है, तो उस टाइम पे देखेंगे, उस टाइम पे भी हम डोनेशन का ना लेके हम कहेंगे कि भी वो जो आदमी हमारे से जुड़ा है वो अपने प्रोफेशनलिज्म से क्या हेल्प कर सकता है। जैसे डॉक्टर है, तो वो डॉक्टर हमारे यहाँ कोई पेशेंट आ गया तो उसको ठीक से ट्रीटमेंट दे दिया, किसी अच्छे डॉक्टर का उसको एड्रेस दे दे, अच्छी सलाह दे दे। वकील है तो वकील से किसी को कोई अच्छा वो मार्गदर्शन मिल जाए। तो बस हम ये करके चल रहे हैं। हम कोई डोनेशन का तो फ्यूचर में भी अभी तक नहीं सोचा हमने। तो शो के अंत में क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के यूथ को कि क्या उन्हें करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? हाँ, मैं हर बार यही बोलता हूँ, कोरोना में लोगों की नौकरियां जा रही हैं, रोजगार धंधे बंद हो रहे हैं, और अभी ये समस्या और भी बढ़ेगी। आगे आने वाले कुछ वर्ष तक ये रहेगी, ये चीज सब कोई चीज उठना शुरू होगी तो मार्केट तो दोबारा उठेगी, बट अभी तो गिरेगी। मैं सबको यही कहता हूं कि भी कोई भी एक आदमी का जिम्मा ले ले। एक आदमी समर्थ है तो एक दूसरे अपने साथी किसी का भी जो आज की डेट में समर्थ नहीं उसका जिम्मा ले लें, तो कोई भी भूखा नहीं रहेगा, सब बढ़िया से जिएंगे, और ये सब आते मतेंगे, ये सब सारी चीजें बंद हो जाएंगी। मैं यही सबको मेरा संदेश है कि अपने पड़ोस में अपने जो सहकर्मी हैं, किसी को भी ऐसा तलाश लो कि भी आप जो है ना उसकी मदद कर सकते हो, और उस वास्तव में उसको आपकी मदद की जरूरत है तो उसकी मदद करो बिना कोई प्रचार के। बहुत बहुत धन्यवाद सर वायरल सर से बात करने के लिए। ये थे हमारे बीच प्रियव्रत भारद्वाज जी, जो कि समाज सेवा की एक अलग मिसाल कायम कर रहे हैं। ये किसी प्रकार का भी डोनेशन नहीं लेते हैं। इनकी जो इनकम है या इनसे जो जुड़े लोग हैं
वही आपस में सहायता करते हैं। जो भी इनके पास मदद की गुहार लगाने आता है या किसी को अपना बिजनेस चलाना हो या कोई भी छोटा मोटा कार्य करना हो तो ये उनकी सहायता करते हैं। और सबसे बड़ा आज की डेट में जो आ रहा है कि जो परिवारों की बात है जो कि बहुत ही छोटे परिवार रह गए हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज ये कह सकते हैं कि वो हो चुकी है, बट आपस में बनती नहीं है, तो वो काउंसलिंग का काम भी कर रहे हैं। तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि आपको आज का हमारा एपिसोड कैसे लगा और क्या आप सुझाव देना चाहेंगे लोगों को या आपकी क्या राय है इसके ऊपर, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें आपके अपने चैनल वायरल सच पे और इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।